लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, वहां से हमने स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था साइकोमेट्रिक के बारे में, हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, आइडियल कंडीशन जो ह्यूमन कंफर्ट के लिए आइडियल कंडीशन, तो 25 इंडिया के लिए 25 और ह्यूमिडिटी 50% आइडियल कंडीशन कंसिडर की जाती है। हम किसी भी एसी एयर कंडीशन को डिजाइन करते हैं तब यही कंडीशन को हमें अचीव करना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन कंफर्ट। आइडियली हमने सिलेक्ट किया है इसको 25 डिग्री टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड 50% ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इन टॉपिक के बारे में, सेंसेबल हीटिंग। लेट्स क्विकली रिवाइज इट। व्हाट इज मीन ऑफ सेंसेबल हीटिंग? Mahim, Yes sir. what is mean of sensible heating? सेंसेबल हीटिंग सर, ये लास्ट लेक्चर से आपने वो वीडियो लेक्चर लिया था तब से पढ़ा था ये? Yeah, we discussed in last सर lecture. सर तब तो सर एब्सेंट था सर उस दिन का मैं। Okay. Let's another one. Mukesh, Ajay. सर मतलब क्या ना, जो वाली राइट से लेफ्ट जाती है ना, वो सब होती है ना सेंसिबल हीटिंग। Okay. So what? Let's quickly revise it. Sensible heating means we increase the temperature. Okay, we increase the temperature, but the humidity ratio does not change. That's called the sensible heating. तो चलो मैं आपको ग्राफ के अंदर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर कोई भी लाइन इस डायरेक्शन से सीधी जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसकी ह्यूमिडिटी रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। और टेम्परेचर, ये टेम्परेचर कौन सा है? दिस इज अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर. Okay, temperature will rise 15 to 40 degree, but the humidity ratio cannot change. That's called the sensible heating. And what is mean of sensible cooling? If we reduce the temperature without affecting on humidity ratio, that's called the sensible cooling. If we go 40 degree to 25 degree, 15 degree, okay, 15 degrees, then we call the sensible cooling. Okay. दूसरा टॉपिक था, एक तो सेंसेबल हीटिंग था, दूसरा क्या था? सेंसेबल कूलिंग. ओके, कूलिंग. ओके, थर्ड टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया था, बाईपास फैक्टर. व्हाट इज मीन ऑफ बाईपास फैक्टर? एनीबॉडी नो? लेट आई क्विकली रिवाइज इट. व्हाट इज मीन ऑफ बाईपास फैक्टर? ओके, जब हम किसी भी सिस्टम को कूल करते हैं, तो उसका टेम्परेचर रिड्यूस होता है. तो जो कूलिंग कॉइल होती है, जिससे टेम्परेचर रिड्यूस होता है एयर का, अब उस कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर, अगर मान लो कि ये कूलिंग कॉइल है, ओके, और इस पे से कोई एयर फ्लो हो रही है, तो एयर का टेम्परेचर अगर है, एयर का टेम्परेचर है 10 डिग्री और इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? इट्स नेवर बी 5 डिग्री. ओके, 10 से कम होगा और 5 से ज्यादा होगा. अगर 5 एग्जैक्टली टेम्परेचर 5 डिग्री है, अगर आउटलेट टेम्परेचर एग्जैक्टली 5 डिग्री आता है, उसका मतलब है बाईपास फैक्टर इज 0. लेकिन एग्जैक्टली 5 डिग्री नहीं आएगा. ओके, तो जो कॉइल टेम्परेचर है उससे मैच कभी भी नहीं होगा. या तो 6 डिग्री होगा या तो 7 डिग्री होगा, लेकिन 5 डिग्री नहीं होगा. इसको बोलते हैं बाईपास फैक्टर. अगर 6 डिग्री है तो इसका मतलब है इसका बाईपास फैक्टर 1 है. ओके, ऐसे अगर उसका टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो उसका बाईपास फैक्टर बहुत ज्यादा है. तो अगर किसी भी कॉइल से, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ एयर होती है वो कॉइल को टच किए बिना बाईपास हो जाती है, जिसको बाईपासिंग बोलते हैं. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि बाईपासिंग क्या है. तो उसको बी से डिनोट करते हैं, कि बाईपास फैक्टर को बी से डिनोट करते हैं. उसका इक्वेशन भी हमने बनाया था.
सी बाईपास फैक्टर का इक्वेशन क्या होगा। तो मैं आपको वो क्विकली दिखा देता हूँ इक्वेशन क्या था उसका। ओके, दिस इज अ सेंसिबल कूलिंग। अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं विदाउट चेंजेस ऑफ ह्यूमिडिटी, दैट्स कॉल्ड अ सेंसिबल हीटिंग। दिस इज अ सेंसिबल कूलिंग, दिस इज अ बाईपास फैक्टर। ओके, दिस इज T1 temperature, coil temperature T2 temperature, and what is the T3 temperature is 1 minus bypass factor into T2। ओके, जितना बाईपास फैक्टर ज्यादा होगा T2 की वैल्यू से उसकी T3 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ओके, क्योंकि माइनस में है। तो इसको बोलते हैं बाईपास। तो बाईपास का इक्वेशन था जो हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था, B इज इक्वल टू T2 माइनस T3 T2 माइनस T1। ओके, अगर मान लो T2 इज इक्वल टू T3 हो जाता है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब बाईपास फैक्टर 0। बाईपास फैक्टर की वैल्यू 0, यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी बाईपास फैक्टर की उतनी इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होगा, T2 और T3 में डिफरेंस ज्यादा होगा। ओके, तो ये था बाईपास फैक्टर के बारे में। तो थर्ड वन था एक मिनट। ओके, थर्ड टॉपिक था cooling and cooling with dehumidification. What is mean of dehumidification? सर ह्यूमिडिटी को रिमूव करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। Okay, if we remove the water vapor from the air, that's called a dehumidification. And what is mean of humidification? If we increase the humidity, relative humidity of air, that's called a humidification. Okay, तो यस सर। हम कैसे डिह्यूमिडिफिकेशन कर सकते हैं किसी एयर का। अगर मान लो साइकोमेट्रिक चार्ट से चलते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट है। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि ये लाइन है, कौन सी लाइन है, ये लाइन जो है वो क्या है, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस लाइन से बियॉन्ड जाते हैं हम, इस लाइन से बियॉन्ड जाते हैं तो क्या होगा, अगर इस लाइन से हम क्रॉस करके बियॉन्ड इस लाइन जाते हैं तो क्या होगा। अगर मान लो टेम्परेचर है 15 डिग्री, ओके, ये मींस दिस पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी रेशियो इज 11, ओके, एंड वी क्रॉस दिस लाइन, देन व्हाट हैपन, एनीवन? Water is subtracted from the air, okay, means the fog condition। इसको क्या बोलते हैं, fog condition। हम सब सुबह कभी कभी देखते हैं कि fog, बहुत ज्यादा fog होती है। इसका रीजन क्या है कि इस एरिया में जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है इस रीजन में है, इसकी वजह से उसके अंदर जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो फॉग के फॉर्म में आ जाते हैं, कि फिर से वो वाटर के फॉर्म में आ जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, जिसको हम फॉग बोलते हैं। और इस रीजन में क्या होता है कि वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाते हैं उसके अंदर, एयर के अंदर, यानी कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम ह्यूमिडिटी के फॉर्म में दे सकते हैं। अब इसके अंदर से हमें, अगर इसके अंदर से हमें वाटर पार्टिकल्स को बाहर निकालना है तो हमें इस लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये लाइन जो है उसको बोलते हैं 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। ओके, इसके बियॉन्ड क्रॉस करते हैं तो हमें जो ह्यूमिडिटी है वो यानी कि जो वाटर वेपर जो गैस के फॉर्म में थे वो फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, और उस वेपर को हम कलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होगा, कि इस वाटर पार्टिकल्स को रिमूव करना है एयर के अंदर से। तो कैसे रिमूव कर सकते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर है, 40 डिग्री टेम्परेचर है और ये 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। अब मुझे ये 40 डिग्री से 24 डिग्री 25 डिग्री और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे आना है। तो कैसे आ सकता हूँ, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम डायरेक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव नहीं हो सकते। ओके, या तो हम
यस सर। या तो हम राइट जा सकते हैं या तो लेफ्ट जा सकते हैं। ओके, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते डायरेक्टली। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें कूलिंग करना पड़ेगा। तो हम कांस्टेंट कूलिंग करेंगे किस डायरेक्शन में? तो पहले तो लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, कूलिंग मींस टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग। कैसे कूलिंग कर सकते हैं? अगर कूलिंग कॉइल से हम कूलिंग कर सकते हैं। एसी के अंदर जैसे कि रेफ्रिजरेंट हमने यूज किया है, उसके अंदर कूलिंग कॉइल है जो क्या करेगा? टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। ओके, अब इस पॉइंट पे आ गए। अब ये पॉइंट कौन सा है देख लो। तो 25 और 30 के बीच में है, तो ये पॉइंट होगा 27। ओके, अब यहाँ पे टेम्परेचर है 27, लेकिन ह्यूमिडिटी कितनी है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 100%। अब हमें ये भी पता है कि अगर टेम्परेचर कम है लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो ह्यूमन कंफर्ट के लिए ओके कंडीशन नहीं है, यानी कि कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। हमें अनकंफर्टेबल फील होगा इस कंडीशन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी ह्यूमिडिटी और रिड्यूस करनी पड़ेगी। ओके, अब हम इस लाइन के बियॉन्ड कैसे क्रॉस करें? अब ये लाइन तो हम इस लाइन पे पहुंच गए, अब इस लाइन के बियॉन्ड क्या कैसे क्रॉस करें? तो यहाँ पे अगर हम कूलिंग कंटिन्यू रखते हैं, तो इसी लाइन पे ये पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा, इसी लाइन पे ये पॉइंट नीचे की तरफ जाएगा। कूलिंग करते हैं हम। ओके, तो ये जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी 23 थी, यानी कि 23 ग्राम वाटर था 1 kg ऑफ एयर के अंदर। अब मैं इस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ। ये पॉइंट है 10 डिग्री, ये पॉइंट है 10 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 23 डिग्री जो ग्राम ऑफ वाटर था, 23 ग्राम ऑफ वाटर था, वो रिड्यूस होके 8 ग्राम हो गया। यानी कि कितने का रिडक्शन हुआ? 15 का रिडक्शन हुआ। 15 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये वाटर गया कहाँ? वो वाटर गया, हमें डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया। और एसी के अंदर जो पानी बाहर से निकलता रहता है बाहर से, वो वही होता है डिह्यूमिडिफिकेशन। ओके, यहाँ से वाटर रिमूव हुआ। यस सर। ओके, यस सर। समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ? यस सर। यस सर। इस पॉइंट पे तो हम आ गए। अब इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पे जाना है, तो कैसे जाए? अगर इस पॉइंट से इस हीटिंग पॉइंट पे जाना करेंगे। है, हाँ यहाँ से हीटिंग करेंगे। लेकिन मैंने बाईपास फैक्टर के बारे में बताया था आपको। अगर ये 10 डिग्री है, ये कूलिंग, ये कॉइल का टेम्परेचर है 10 डिग्री। ओके, तो हमारी जो एयर होगी वो हमेशा 10 डिग्री के नजदीक नहीं होगी, कुछ तो बाईपास फैक्टर होगा। अगर मान लो बाईपास फैक्टर है 0.1, तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट मिलेगा मुझे, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। फिर मैं इसका हीटिंग करूंगा और मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ओके, तो इसकी सर्किट कैसे बनाऊं मैं? इस सिस्टम की सर्किट कैसे बनाऊं? तो सर्किट में ऐसे बना सकता हूँ। तो चलो, एयर है, तो एयर का टेम्परेचर क्या है? एयर का टेम्परेचर है 40 डिग्री। एयर का टेम्परेचर है 40 डिग्री। ह्यूमिडिटी कितनी है? ह्यूमिडिटी कितनी है? ये ह्यूमिडिटी लाइन है 50%। ह्यूमिडिटी कितनी है? 50%। 50%। ओके, ये इनलेट एयर कंडीशन है, इनलेट कंडीशन है। 50%। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? हम इसको कूलिंग कॉइल से पहले तो पता करना पड़ेगा। कूलिंग कॉइल से पास करेंगे। इफ वी पास दिस एयर फ्रॉम कूलिंग कॉइल, ओके, बाईपास फैक्टर वैल्यू इज 0.1, 0.01। बाईपास इज 0.01। ओके, नॉट 0.1, इट्स 0.1। इट्स 0.1। 0.1 मीन्स बहुत ही कम हो जाएगा। 0.1 है उसका बाईपास फैक्टर। तो यहाँ पे कूलिंग कॉइल के बाद, इस कूलिंग कॉइल के बाद ये क्या होगा? टेम्परेचर कहाँ पे पहुंच जाएगा? 27। और ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? 100%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी? 100%। ओके, 100%। फर्दर हमें कूलिंग करना पड़ेगा, तो हमें एक और कॉइल लगानी पड़ेगी जो उसको और कूल कर सके। ओके, ये कूलिंग का काम क्या होगा? reduce the temperature and reduce the humidity ratio, means specific humidity, reduce the specific humidity। और इसको क्रॉस करेगा तो फिर क्या होगा? टेम्परेचर
ये टेम्परेचर है, कॉइल टेम्परेचर है 10 डिग्री, लेकिन एग्जैक्टली बाईपास फैक्टर की वजह से 10 डिग्री हम अचीव नहीं कर सकते, तो कुछ 10 से ज्यादा होगा, तो ये है 13 डिग्री, मान लो ये 13 डिग्री है। ओके, बाईपास फैक्टर की वजह से इसका टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी कितनी है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे ह्यूमिडिटी कितनी है? What is the value of humidity? It's 100%, relative humidity. 100%. Okay, 100%. फिर क्या करना पड़ेगा हमें? नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? We need to go this. We need to go this point. Okay, we need to heating coil. Okay, we need to arrange some heating coil. Heating क्या करेगी? Is temperature rise and relative humidity also reducing. So finally, what we can achieve? We can achieve 25 degree temperature and 50% relative humidity. Okay, this is our design point. Okay, इसको बोलेंगे हम सर्किट डायग्राम। अगर ये एयर हम डायरेक्टली रूम में डाल सकते हैं, ये अगर हमारा रूम है तो ये एयर हम डायरेक्टली रूम में यूज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से फिर एग्जिट हो जाएगी, यहाँ से फिर एग्जिट हो जाएगी। तो ये जो कॉइल है, इस कॉइल को बोलते हैं हम, अगर आपको क्लियरली विजिबल करना है तो ये देखो, आपको क्लियरली यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, ये कॉइल जो है, पहले तो हमने क्या किया, कूलिंग कॉइल को यूज किया, तो 27 और 100% ह्यूमिडिटी, फिर क्या किया, डिह्यूमिडिफिकेशन किया, उसके अंदर से ह्यूमिडिटी को रिड्यूस किया, उसके बाद क्या किया, उसको हीटिंग। ओके, एंड फर्दर वी हीटिंग के बाद we can achieve the 25 degree temperature and 100% relative humidity. This air we can use in our room for a comfort level. Okay, this system called a dehumidification. Okay, अब किसी को कंफ्यूजन dehumidification के बारे में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कूलिंग विद एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन। एडियाबेटिक कब बोलते हैं हम? एडियाबेटिक जब हीट ट्रांसफर okay, we cannot add heat and we cannot remove the heat, that time we call the adiabatic condition. Okay, चलो फिर से डायग्राम पे चलते हैं और समझते हैं कि एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन कैसे हो सकता है। हाउ कैन वी डू एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन? ओके, चलो कैसे करें? टेम्परेचर राइज हो सकता है, ऐसा नहीं है टेम्परेचर राइज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ हमें हीट को ऐड नहीं करना, हीट को रिमूव नहीं करना। तो अगर मान लो हमारे घर पे जो कूलर हम यूज करते हैं, जो एयर कूलर जिसको बोलते हैं, तो उसके अंदर हम हीट को ऐड नहीं करते और ना तो हम उसमें कूलिंग देते हैं, सिर्फ वाटर एयर के कांटेक्ट में आता है और एयर की ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग मिलती है। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि ह्यूमिडिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, और ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं 35 टेम्परेचर है मेरे एनवायरनमेंट का, आउटसाइड टेम्परेचर इज 35 डिग्री टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रेशियो इज 20%, relative humidity 20%, then I add the water particles in air with help of a air cooler. That what happen? It increase the relative humidity and temperature goes down. तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हम पहुंच गए, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? 20 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि 20 डिग्री टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इंक्रीजिंग। ओके, तो लेकिन ये भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा हमें कि 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो जैसे कि हम घर पे कूलर को यूज करते हैं तो बहुत टाइम बाद हमें लगता है कि अनकंफर्टेबल लगता है जैसे, तो ये लगने का रीजन ये है कि उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वी कैन कंट्रोल दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, देन वी कैन, ओके, तो क्या कर सकते हैं हम इसको कंट्रोल कैसे करें? इसको 100% होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो वी
add some air from the outside. ओके इसको बोलते हैं मिक्सिंग बोलते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक है मिक्सिंग के बारे में है। तो पहले तो ये समझ लो एडियाबैटिक ह्यूमिडिटी क्या है। तो एडियाबैटिक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इंक्रीजिंग विद अ नो हीट एड एंड नो heat removing process. Okay, that's why called a adiabatic humidification. Okay, कोई confusion इसमें? No, sir. No, sir. Okay, you clear it? Okay, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था? एक तो टॉपिक कंप्लीट हो गया। केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन भी होता है। केमिकल की हेल्प से जैसे सिलिका यूज करके हम उसमें ह्यूमिडिटी को रिमूव कर सकते हैं। फिर स्टीम जैक इंजेक्शन से हम स्टीम से भी हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, ये टॉपिक न्यू टॉपिक है, इसके बारे में डिटेलली पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो ये टॉपिक से हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। अब आज के टॉपिक, आज का लेक्चर नंबर 2। तो टुडेज टॉपिक इज मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम। हमने देखा होगा एसी के अंदर जो अगर मान लो, चलो एक कंडीशन मान लेते हैं, यहाँ से पहले स्टडी करते हैं थोड़ा बहुत, तो हमें बेटरली अंडरस्टैंड होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिक्सिंग, व्हाई वी नीड टू मिक्स द टू स्ट्रीम। ओके, अगर मान लो हमारा डिजाइन पॉइंट है 40 डिग्री टेम्परेचर, वही जो हमने डिजाइन पॉइंट लिया था वही सेम डिजाइन पॉइंट लेते हैं। तो ओके, ये है हमारा 40 डिग्री टेम्परेचर। ओके, इट्स क्लियरली विजिबल? Yes, sir. ओके, सर वॉइस ढंग से नहीं आ रही आपकी मेरे को। सबको आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही? दिस इज अ प्रॉब्लम इन योर माइक, प्लीज चेक इट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर पॉइंट 40 डिग्री टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%. Okay, we need to go this point. We need to go this point, means this is a design point. Design point, we need to go on design point. So how can go? Last time we discussed how can go. First we go to this direction, then dehumidification. Okay, पहले कूलिंग करेंगे, Yes. फिर हम क्या करेंगे? डिह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे, और इस पॉइंट पर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कूलिंग कहाँ से लेके यहाँ तक करना पड़ता है हमें, फिर हमें हीटिंग करनी पड़ती है। तो कोई और सिचुएशन, कोई कोई ऐसी सिस्टम हो जिससे हम एनर्जी को सेव कर सके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मिक्सिंग कर सकते हैं। अगर मान लो ये इनलेट एयर है जिसका टेम्परेचर है 40 डिग्री टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50%, और यहाँ से जब एग्जिट होगी एयर, रूम से अंदर से जब एयर एग्जिट होगी, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? 25 से कुछ ज्यादा होगा, लेकिन 25 डिग्री का टेम्परेचर, और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है? 50%। उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 50%। अगर हम इन दोनों स्ट्रीम को मिक्स करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट, ओके, दोनों को हम मिक्स करते हैं, मान लो ये है 50%, इस एयर को लेते हैं, जो फ्रेश एयर बाहर से आउटसाइड लेते हैं वो 50% एयर लेते हैं, और जो रूम के अंदर पहले ऑलरेडी कूल की हुई एयर है उसमें से उसको भी 50% लेते हैं, और दोनों को मिक्स करते हैं। 50% क्यों? क्योंकि दोनों का मास इक्वल रहे। ओके, और इन दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या होगा? हमें पॉइंट मिलेगा इसके और इसके बीच में कहीं। ओके, वी कैन गेट दिस पॉइंट। क्यों किया हमने मिक्सिंग? तो इस पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे आपने देखा कि टेम्परेचर उसका भी डाउन हो रहा है, यानी कि 35 टेम्परेचर है यहाँ पे। अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 40 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या आंसर आएगा? 40 प्लस 25 बाय 2 क्या आंसर आएगा? 37.5 37.5 मीन्स हमें टेम्परेचर, अब इनलेट टेम्परेचर हमारा जो 40 था उसकी जगह पे कम होके अब 37 हो गया। 37
37 हो गया, 40 से कम हो गए 37 हो गया। ओके, तो अब इस पॉइंट से हम फिर से हमें जो हमने डिजाइन कंडीशन जो सिलेक्ट की थी, तो फिर से हम वही प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं पहले क्या करूंगा, कूलिंग करूंगा। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, डिह्यूमिडिफिकेशन करूंगा, मैं डिह्यूमिडिफिकेशन करूंगा, फिर क्या करूंगा, उसको हीटिंग करूंगा। ओके, तो इस सिस्टम से क्या फायदा होगा कि जो टेम्परेचर हमने डाउन करना था, जो टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर में रिडक्शन आया और मिनिमम टेम्परेचर जो था वही है। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर था 40 था, तो कम हो के 35 से नीचे आ गया। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पोर्शन होगा वो पोर्शन होगा हमारा पावर सेविंग पोर्शन। ओके, पावर सेविंग पोर्शन, यानी कि 20 से 30% हमारी एनर्जी सेव होगी, 20 से 30% एनर्जी सेव होगी। तो इसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम। ओके, इसको करने के पीछे हमारा रीजन क्या है कि रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन। ओके ओके, अंडरस्टैंड? ओके, नॉर्मली हम ऐसे पहले तो सेंसेबल कूलिंग और फिर डिह्यूमिडिफिकेशन ऐसे दिखाने से अच्छा है हम डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करूं और इस पॉइंट को कनेक्ट करूं, ओके, तो ये दोनों प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो जितनी लाइन ज्यादा लंबी, यानी कि ज्यादा डिफरेंस है दोनों के टेम्परेचर में, इतनी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए, और जितना कम डिफरेंस है वहां पे हम कम एनर्जी चाहिए उसको कूल करने के लिए। ओके, यानी कि हमें अचीव डिजायर कंडीशन अचीव करने के लिए, तो इसको बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ टू स्ट्रीम। तो उसके पीछे का रीजन एक ही है कि हम रिड्यूस कर सके एनर्जी कंजप्शन को। फिर क्या, कौन सा टॉपिक था? ओके, मिक्सिंग ऑफ एयर स्ट्रीम, समझ गए ना मिक्सिंग क्यों करते हैं, मिक्सिंग ऑफ एयर है क्या और उसकी वजह से क्या होगा। तो थोड़े बहुत इक्वेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़े बहुत आपको इक्वेशन है जो आपके यूजफुल है, तो मैं आपको वो बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। तो जो अगर ये स्ट्रीम 1 है, ये स्ट्रीम 2 है, और दोनों मिक्स होके थर्ड स्ट्रीम बन रही है। ओके, इसका मास है m1 और इसका मास है m2 और ये बन रहा है m3। ओके, तो इसके इक्वेशन क्या क्या, कौन से इक्वेशन हम बना सकते हैं? एक तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन सकता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m3। ये हो सकता है ना? यस सर। हो सकता है ना ये? हाँ, ये हो सकता है कि m1 प्लस m2 प्लस इज इक्वल टू m3। दूसरा इक्वेशन क्या बन सकता है, अगर मैं एंथैल्पी को कंसीडर करता हूँ तो m1h1 प्लस m2h2 is equal to m3h3. Okay, these two equations we can use when mixing of two stream. Okay, third equation we can also use, this equation is m1 w1 plus m2 w2 is equal to m3 w3. ओके, W क्या है, कोई बता सकता है? What is mean of W? वेट, नहीं, वेट ऑफ एयर। वर्क, नहीं, ना Is वर्क a- कैसे सकते हैं? ये क्या है W1? This is a specific humidity. This is a specific humidity. Okay, W है specific humidity. इन तीन इक्वेशन के मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि एयर में जितनी मिक्सिंग हुई, ओके, तो फाइनल जो मास होगा क्या होगा, फाइनल ह्यूमिडिटी यानी कि फाइनल एंथैल्पी होगी तो क्या होगा। अगर इनिशियल एंथैल्पी हमें पता है कि m1 की एंथैल्पी क्या है और m2 की एंथैल्पी क्या है, तो हम फाइनल एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं मान लो ये 50 ग्राम है, मान लो m1 into 50 ग्राम, ये भी है 30 ग्राम। 30 ग्राम मीन्स
स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो हमें ये भी पता चल सकता है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, W3 क्या हो गया। ओके, तो इसकी वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या क्या मिल सकता है हमें, कैलकुलेट क्या क्या कर सकते हैं। तो ओके, पहले तो ओके चलो मिक्सिंग करते हैं। तो ये हमारी कंडीशन है और इस कंडीशन पे मिक्सिंग करते हैं। ओके, तो मिक्सिंग